हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में ब्यास वैली, कुल्लू में ब्यास नदी घाटी को आगे डिस्कस करेंगे। हमने ब्यास वैली या कुल्लू वैली को हमने डिस्कस कर लिया था। कुल्लू वैली, जैसे कि हमने बात कही थी कि जो ब्यास नदी है वो सोलंग है ना, नेहरू-कुंड, वशिष्ठ है ना, फिर वशिष्ठ के सामने ही मनाली है ना, मनाली, फिर जगत सुख, फिर हरिपुर, फिर नगर, फिर डोभी है ना, फिर रायसन, फिर बंदरोल है ना, फिर कायस, फिर कुल्लू, फिर भुंतर है ना, फिर बजौरा, फिर नंगवाई, फिर होते हुए लारजी से मंडी जिले में एंट्री करती है। और ब्यास नदी द्वारा बनाई जाने वाली वैली ही क्या कहलाती है? हमारी ब्यास वैली। ये हमारी ब्यास वैली है। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने इसमें डिस्कस कर लिया था नेहरू कुंड हो गया था डिस्कस है ना, वशिष्ठ हमने डिस्कस कर लिया था, और ब्यास कुंड हमने डिस्कस या ब्यास कुंड झील हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे मनाली को। ओके भाई, मनाली जो मनाली है ना, तो मनाली एक पुरानी मनाली है, एक न्यू मनाली है। तो भाई मनाली में ब्यास की ही एक सहायक खड्ड है मनालसू खड्ड। वो मनाली में ब्यास नदी में दाएं तट पर आकर मिलती है, ये वाली। ओके, जैसे कि आप मैप में देख रहे हो भाई, ये जो मनालसू खड्ड है ना, मनालसू खड्ड, ये हनुमान टिब्बा पीक है। हनुमान टिब्बा पीक के दक्षिण में ही स्थित है हमारी सिवाय लेक। कौन सी लेक है? सिवाय लेक। ओके, सिवाय लेक, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ये कौन सी लेक है? सिवाय लेक। सिवाय लेक, इस सिवाय लेक से ही निकलती है हमारी मनालसू खड्ड, जो कि मनाली वन्यजीव अभयारण्य डुंगरी गांव होते हुए पुरानी मनाली और नई मनाली की सीमा बनाती हुई ब्यास नदी में दाएं तट पर आकर मिल जाती है। ओके, तो मनालसू खड्ड के तट पे ही है हमारा क्या? डुंगरी विलेज, जहाँ पे है हिडिंबा देवी का टेम्पल है ना। और मनाली, ठीक है, इस मनालसू नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में ही है हमारा क्या? मनाली वन्यजीव अभयारण्य। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मनाली को। मनाली के बाद हम डिस्कस करेंगे बारूर, एक प्लेस है जहाँ पे परसा वाटरफॉल ब्यास नदी में आकर मिलता है। फिर हम डिस्कस करेंगे जगतसुख, जो कि कुल्लू रियासत की राजधानी भी रह चुका है। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे हम हरिपुर को। ओके, तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं मनाली है ना। मनाली में है ना, मनाली में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? मनाली में हमें देखने को मिलता है एक मनु टेम्पल या मनु का मंदिर। भाई मनु मंदिर सेंज घाटी में सांसर विलेज में भी एक स्थित है ना। तो मनाली का मनु मंदिर। दूसरा हम मनाली में देखेंगे हिडिंबा देवी टेम्पल। तीसरा हम मनाली में देखेंगे म्यूजियम ऑफ हिमाचल कल्चर एंड फोक आर्ट। फिर हम मनाली में देखेंगे मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर मनाली में ही देखेंगे हम सियाली महादेव का टेम्पल। फिर मनाली में देखेंगे हम हिमालयन यम्पा तिब्बतन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखो, म्यूजियम ऑफ हिमाचल कल्चर एंड फोक आर्ट, ये हमीरपुर बोर्ड में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर मैं इस सीरीज़ में हम HPGK को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं है ना, हो सकता है कि हमीरपुर बोर्ड में इतना डीपली नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये वीडियोज़ हमारी HAS अलाइड नायब तहसीलदार यानी शिमला कमीशन के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ओके, हमीरपुर एग्ज़ाम के लिए हम सेपरेट से एक वीडियो निकालेंगे जिसमें हम इतना डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, और इजीली फास्ट वो जो भी उससे रिलेटेड, हमीरपुर बोर्ड से रिलेटेड जो चीज़ें पूछी जाती हैं, हम उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो दोस्तों मनाली में सबसे पहले हम देखेंगे मनु टेम्पल को, मनु मंदिर को। ओके, मनु मंदिर मनाली से 3 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। कहते हैं कि मनाली का नाम ऋषि मनु के नाम पर ही रखा गया था, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार, भाई ऋषि मनु को पौराणिक कथाओं के अनुसार पृथ्वी पर मानव जाति के निर्माता माना जाता है। ठीक है, ऋषि मनु को यह मंदिर किसे समर्पित है? ऋषि मनु, यह मंदिर ऋषि मनु को समर्पित है, ऋषि मनु को समर्पित है ना। जो पौराणिक कथाओं के अनुसार क्या माना जाता है ऋषि मनु को? मानव जाति का निर्माता, मानव जाति का निर्माता। ओके, तो कहते हैं कि ऋषि मनु ने इस स्थान पर तपस्या की थी। ठीक है, मनु का मंदिर, जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट हमें बात पता रहनी चाहिए मनु टेम्पल से, वो यह कि इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है, यानी कि किस शैली में इस मंदिर को बनाया गया है। तो मनु मंदिर जो बनाया गया है वो बनाया गया है पैगोडा शैली में, पैगोडा स्टाइल में। ओके, पैगोडा स्टाइल में, ये बात हमें पता रहनी चाहिए। मनु टेम्पल जो कि मनाली में स्थित है, जो सेंज घाटी के सांसर में मनु मंदिर स्थित है, वो भी पैगोडा शैली में है। ओके, मनु मंदिर पैगोडा शैली में बनाया गया है।
ओके, कहते हैं यह मंदिर मनाली के स्थानीय लोगों का एक प्रमुख पूजा स्थल है जो प्रतिदिन ऋषि मनु की पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं। साथ के साथ ही यात्रियों को मंदिर के अंदर घुटनों और कंधों को ढकने वाले कपड़े पहनने की सलाह भी दी जाती है। ओके, तो यहाँ से एक और बात हमें क्या पता रहनी चाहिए मनु टेम्पल से, वो यह कि फागुन के महीने में, कौन सा, फागुन के महीने में, फागुन का महीना कौन सा पड़ता है भाई, फागुन का महीना पड़ता है फरवरी और मार्च का, फरवरी मार्च का। ओके, फरवरी मार्च का। इस फागुन महीने के छठे दिन, कौन से दिन, छठे दिन, 6th डे, इस मंदिर परिसर में ऋषि मनु को समर्पित फागी नामक एक विशाल मेले का आयोजित किया जाता है। कौन सा, फागी मेला का, फागी मेला। ठीक है, इस मनु मंदिर में ऋषि मनु को समर्पित फागुन महीने के छठे दिन फागी मेले का आयोजन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको पता रहनी चाहिए। ओके, फागी मेला। ओके, ये हो गया हमारा ऋषि मनु का टेम्पल जो कि पेगोडा शैली में बना हुआ है। साथ के साथ ही यहाँ पर फागुन के महीने में, फागुन के 6th डे में फागी मेला आयोजित किया जाता है जो ऋषि मनु को समर्पित है। दूसरा हम देखेंगे, मनाली में ही स्थित है हमारा हिडिंबा देवी टेम्पल। हिडिंबा देवी टेम्पल को ही और किस नाम से जाना जाता है भाई, हिडिंबा देवी टेम्पल को ही और जाना जाता है डुंगरी माता के नाम से, डुंगरी माता के नाम से। क्यों, क्योंकि डुंगरी विलेज में स्थित है, डुंगरी विलेज में स्थित है। ओके, पैगोडा देखो, ये हिडिंबा देवी का मंदिर भी किस शैली में है, हिडिंबा देवी का मंदिर भी किस शैली में, पैगोडा शैली में, पैगोडा शैली में। ये बात भी आपको पता रहनी चाहिए, पैगोडा शैली में हिडिंबा देवी का मंदिर काफ़ी बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। पैगोडा शैली का यह मंदिर बनाया किसने है, यह भी हमें पता रहना चाहिए। तो इस हिडिंबा देवी के मंदिर को 1553 में, कब, 1553 में कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने बनाया था। राजा बहादुर सिंह ने इसको बनाया था, कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने इसको बनाया था। ओके, अगर मैं इस मंदिर की बात करूँ तो यह मंदिर हिडिंबा की बहन और महाभारत के पांडव भीम की पत्नी हिडिंबी देवी को समर्पित है। पौराणिक कथा के अनुसार पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान हिमाचल में रुके थे। भीम को हिडिंबा की बहन हिडिंबी से प्यार हो गया। भीम और हिडिंबी का एक बेटा था, लेकिन जब भीम और पांडव निर्वासन से लौटे तो वह हिडिंबी वहीं रुक गई और तपस्या की और देवी का दर्जा भी प्राप्त किया। दोस्तों, इस मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ पद चिन्ह है और भक्तों के द्वारा उन पद चिन्हों की ही पूजा की जाती है। दोस्तों, यहाँ से एक और बात हमें क्या पता रहनी चाहिए कि 14 मई को हर साल, कब, 14 मई को हर साल माता के जन्मोत्सव पर इस मंदिर के परिसर में, माता के जन्मोत्सव पर इस मंदिर के परिसर में डुंगरी मेला मनाया जाता है। ठीक है, 14 मई को कौन सा मेला मनाया जाता है, डुंगरी मेला, डुंगरी मेला मनाया जाता है। माता के परिसर में डुंगरी मेला मनाया जाता है। ओके, माता के परिसर में डुंगरी मेला मनाया जाता है। क्या देखा हमने कि 14 मई को, है ना, माता के जन्मोत्सव पर इस मंदिर के परिसर में डुंगरी मेला आयोजित किया जाता है। एक और मेला यहाँ पे लगता है, वो भी हमें पता रहना चाहिए। यह मंदिर राजा बहादुर सिंह की याद में हर साल, कब, हर साल श्रावण महीने में, कब, हर साल श्रावण के महीने में, श्रावण का महीना कब बनता है भाई, जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त में, श्रावण के महीने में, है ना, श्रावण के महीने में राजा बहादुर सिंह की याद में यहाँ पर बहादुर सिंह जात्रा के नाम से मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, कौन सा मेला, राजा बहादुर सिंह जात्रा मेला आयोजित किया जाता है। ओके, ये बातें आपको हिडिंबा देवी मंदिर के संदर्भ में पता रहनी चाहिए। ओके, इसके बाद, है ना, इसके बाद क्या देखते हैं मनाली में हम, म्यूजियम ऑफ हिमाचल कल्चर एंड फोक आर्ट के बारे में। ठीक है, जो म्यूजियम ऑफ हिमाचल कल्चर एंड फोक आर्ट है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, संस्कृति एवं लोक कला संग्रहालय। क्या बोला जाता है इसे, संस्कृति एवं लोक कला संग्रहालय, लोक कला संग्रहालय, संस्कृति एवं लोक कला संग्रहालय। ओके दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूँ तो लोक कला संग्रहालयों में हिमाचल प्रदेश राज्य के प्राचीन वस्तुओं को संग्रहित करके रखा गया है ना। किन चीज़ों को रखा गया है, हिमाचल प्रदेश की प्राचीन वस्तुओं को, है ना, हिमाचल प्रदेश की प्राचीन वस्तुओं को संग्रहित करके यहाँ पे रखा गया है। ऐसी वस्तुएं जो विलुप्त हो चुकी है,
किन वस्तुओं को यहाँ पे, किन वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया है इस म्यूजियम में? ऐसी वस्तुएं, ऐसी प्राचीन वस्तुएं जो विलुप्त हो चुकी है, जो विलुप्त हो चुकी है, जो आज हमें हिमाचल प्रदेश की भूली हुई संस्कृति, कला एवं हस्तशिल्प को बताती है ना, जो हमें बताते हैं कि प्राचीन में हिमाचल प्रदेश की हस्तकला यह थी, हिमाचल प्रदेश की संस्कृति यह थी। कैसे, ऐसे कैसी, ऐसी क्या 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 चीज़ें यहाँ पे रखी गई है? तो भाई इस संग्रहालय में मंदिर, इस संग्रहालय में मंदिर, ठीक है, पुराने घर, किले, है ना, पारंपरिक कपड़े, बर्तन, संगीत के उपकरण, संगीत के उपकरण, है ना, तथा लकड़ी की नक्काशी, है ना, और विभिन्न अन्य चीज़ों के मॉडल यहाँ पे रखे गए हैं, जो हमें बताते हैं कि प्राचीन समय में मंदिर ऐसे हुआ करते थे, घरों के डिज़ाइन ऐसे हुआ करते थे, किले ऐसे हुआ करते थे, है ना, कपड़े इस तरह के पहने करते थे, और बर्तन, ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल किया करते थे। तो यह म्यूजियम ऑफ हिमाचल कल्चर एंड फोक आर्ट कहाँ पर है? मनाली में स्थित है। ओके, इसके बाद मनाली में ही, जैसे कि हमने कहा था कि मनाली में ब्यास की दाएं तट पर मनालसू खड्ड आके मिलती है। मनालसू खड्ड पुरानी मनाली और नई मनाली की सीमा अब बनाती है। मनालसू खड्ड के जलग्रहण क्षेत्र में ही फैला हुआ है मनाली वन्यजीव अभयारण्य। जैसे कि यहाँ पे देखो, है ना, ये है मनालसू खड्ड, और इस मनालसू खड्ड के जलग्रहण क्षेत्र में है मनाली वन्यजीव अभयारण्य। इस मनाली वन्यजीव अभयारण्य से हमें क्या बात पता रहनी चाहिए कि मनाली वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना एक तो 1954 में की गई थी, दूसरा यह मनालसू खड्ड के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है, जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है ना, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 32 वर्ग किलोमीटर है, 32 वर्ग किलोमीटर है। ओके, मनाली में दो और टेम्पल है जो आपको पता रहना चाहिए, सियाली महादेव मंदिर और हिमालयन एक मोनेस्ट्री है फेमस, हिमालयन नियमपा तिब्बतन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। मनाली किसमें है? कुल्लू वैली में। और मनाली में हमें इन 5-6 चीज़ों के बारे में पता रहना चाहिए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद मनाली के बाद ब्यास नदी बारूर पहुंचती है। ब्यास नदी कहाँ पहुंचती है? बारूर पहुंचती है, और बारूर में ही है हमारा परसा वाटरफॉल, है ना। परसा वाटरफॉल ब्यास नदी में आकर मिलता है। ओके, बारूर में ही परसा झरना ब्यास नदी में आकर मिलता है, जो कि ओके कुल्लू घाटी में स्थित है। इसके बाद ब्यास नदी जगतसुख पहुंचती है। ब्यास नदी कहाँ पहुंचती है? जगतसुख ब्यास नदी के बाएं तट पर स्थित है। जगतसुख ब्यास नदी के बाएं तट पर स्थित है। अगर मैं जगतसुख की बात करूं तो यदि मैं बात करूं भाई, कुल्लू रियासत, अगर इसके में जगतसुख का हम क्या देखेंगे? हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। ओके, जगतसुख कुल्लू रियासत की स्थापना विहंग मणिपाल ने हरिद्वार से आकर की थी। किसने की थी? कुल्लू रियासत की स्थापना विहंग मणिपाल ने की थी। विहंग मणिपाल ने, है ना, विहंग मणिपाल ने की थी। और विहंग मणिपाल ने ही रियासत की पहली राजधानी जगतसुख में स्थापित की थी। इस विहंग मणिपाल ने ही राजधानी कहाँ पे स्थापित करी थी? अपनी प्रथम राजधानी कहाँ पे स्थापित करी थी? जगतसुख में, है ना। यह आपको पता रहनी चाहिए। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि प्राचीन राजधानी, कुल्लू रियासत की प्राचीन राजधानी क्या थी, तो वो क्या थी? जगतसुख। कुल्लू रियासत की प्राचीन राजधानी क्या थी? जगतसुख। और कुल्लू रियासत त्रिगर्त रियासत के बाद दूसरी सबसे पुरानी रियासत मानी जाती है। जगतसुख, यहाँ से एक बात आपको और पता रहनी चाहिए कि जगतसुख कुल्लू राजाओं की सबसे पुरानी राजधानी थी, जहाँ से उनकी 12 पीढ़ियों ने शासन किया था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे एचएस में पूछा जा चुका है, 12 पीढ़ियों ने शासन किया था। ओके, जगतसुख में ही है आपका प्राचीन गायत्री मंदिर। ये आपको पता रहना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि प्राचीन गायत्री टेम्पल कहाँ पर है कुल्लू जिले में, तो वो जगतसुख में है। प्राचीन गायत्री मंदिर। ओके, जगतसुख में ही स्थित है प्राचीन गायत्री मंदिर। तो जगतसुख से हमें ये चीज़ें पता रहनी चाहिए। इसके बाद जगतसुख के बाद, है ना,
जगतसुख के बाद ब्यास नदी सजला पहुंचती है। भाई ये है जगतसुख। ओके, जगतसुख के बाद सजला, सजला में ब्यास नदी में सजला वाटरफॉल आकर मिलता है। ओके, सजला वाटरफॉल आकर मिलता है। सजला वाटरफॉल के बाद ब्यास नदी पहुंचती है हरिपुर, यानी कि हरिपुर ब्यास नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो इस हरिपुर को हम डिस्कस करेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हरिपुर, हरिपुर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यह इंपॉर्टेंट है। ओके, हरिपुर कैसे इंपॉर्टेंट है यह हम देखते हैं। देखो, हरिपुर नगर तहसील में स्थित है। हरिपुर, इसके बारे में देखते हैं। तो हरिपुर नगर तहसील में स्थित है, नगर तहसील में स्थित है। ब्यास नदी के बाएं किनारे पर स्थित है हरिपुर गांव। हरिपुर गांव अपने खूबसूरत वन, सोम वन के लिए प्रसिद्ध है। भाई हरिपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? सोम वन के लिए, सोम वन के लिए। हरिपुर अपने खूबसूरत वन सोम वन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत सारे गाने की शूटिंग की गई है, ठीक है, इसलिए यह टूरिस्ट प्लेस भी बना हुआ है। हरिपुर में अब हमें जो बात पता रहनी चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो यह है कि हरिपुर में दशहरा उत्सव, हरिपुर में दशहरा उत्सव बंथरा के नाम से मनाते हैं। हरिपुर में दशहरा उत्सव बंथरा के नाम से बनाते हैं। किसके नाम से? स्थानीय नाम है बंथरा, ठीक है। ये क्या है? हरिपुर गांव में दशहरा उत्सव है, दशहरा उत्सव है। इस उत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाता है ना। माना जाता है कि ठाकुर माधवराय यानी भगवान कृष्ण के मनोरंजन के लिए यहाँ पर सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इस उत्सव है ना, इस उत्सव में आसपास के सभी लोगों है ना, इस उत्सव में आसपास के सभी लोगों के द्वारा भाग लिया जाता है। ओके, तो यह हमें पता रहना चाहिए कि बंथरा है ना, बंथरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो वो कुल्लू के हरिपुर में, कुल्लू के हरिपुर में। हरिपुर दूसरा किसके लिए प्रसिद्ध है? सोम वन के लिए प्रसिद्ध है। ओके, हरिपुर में ही एक विलेज है, दसल विलेज। दसल विलेज में ही आपका है दसल महादेव मंदिर। यह इंपॉर्टेंट है, यह हमें पता रहना चाहिए। दसल महादेव मंदिर, दसल महादेव मंदिर। दसल महादेव मंदिर की अगर हम बात करें है ना, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस मंदिर के अंदर शिवलिंग स्थापित किया हुआ है, इस मंदिर के अंदर शिवलिंग स्थापित किया हुआ है। ओके, अगर मैं इस मंदिर के आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात करूं, जो कि इंपॉर्टेंट है, तो इस मंदिर को बनाया गया था शिखर शैली में। किस शैली में बनाया गया? इसे शिखर शैली में, शिखर शैली में से बनाया गया है। ये हमें पता रहनी चाहिए। शिखर शैली में बनाया गया है और 14वीं शताब्दी में शिखर शैली में 14वीं शताब्दी में दसल महादेव मंदिर को बनाया गया है। यह मंदिर एक उभरे हुए मंच पर बनाया गया है। इसकी खास विशेषता यह है कि इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर कुछ संभोग के दृश्यों को दर्शाया गया है। क्या चीज़ दर्शाई गई है? संभोग के दृश्यों को दर्शाया गया है। इस दर्शन के तहत, इस फिलॉसफी के तहत कि भगवान को यदि आपको प्राप्त करना है तो आपको संभोग को छोड़ देना चाहिए और मेडिटेशन करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ से इस मंदिर से हमें क्या बात पता रहनी चाहिए कि दसल महादेव का मंदिर किस शैली में बना हुआ है? शिखर शैली में बना हुआ है। और किस शताब्दी का है, किस सेंचुरी का है? 14वीं शताब्दी का है। ओके, साथ के साथ हरिपुर है ना, हरिपुर से जो इंपॉर्टेंट बात हमें पता रहनी चाहिए वो यह कि यहाँ पे दशहरा उत्सव किस नाम से मनाया जाता है? बंथरा के नाम से मनाया जाता है ना। और यहाँ पे यह उत्सव भगवान श्री कृष्ण के मनोरंजन के लिए बनाया जाता है। ओके दोस्तों, इस वीडियो में हम यहीं तक ही स्टडी करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, हरिपुर ये हो गया। हम हरिपुर के बाद ब्यास नदी के बाएं तट पर स्थित है नगर। तो इसके बाद हम नगर को डिस्कस करेंगे। इसके बाद नगर के बाद हम डिस्कस करेंगे रायसन को, जना को, है ना, बंदरोल को, कायस को, फिर कुल्लू को, फिर बुंतर को, है ना, फिर बजौरा को, फिर उसके बाद लारसी को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।